हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे दिल खोल के स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नैन क्लास सीरीज के तीसरे पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो भी आपको आने वाली जो भी एग्जाम है उनमें बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो इसी के साथ आज के दिन की धुआंधार सेशन की स्टार्ट करते हैं हम पहले ही क्वेश्चन के साथ। तो पहले ही क्वेश्चन में क्या लिखा है ये देखना है। ये हिस्ट्री ऑफ फॉल और जो भी इंसिडेंट होते हैं उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन है। तो इसका आंसर पूरा क्वेश्चन पढ़ के और ध्यान से देना। इसमें लिखा था नर्स हियर ए क्लाइंट कॉलिंग आउट ऑफ हेल्प हरीज डाउन द हॉलवे द क्लाइंट्स रूम एंड फाइंड्स द क्लाइंट लाइंग ऑन द फ्लोर। द नर्स परफॉर्म एन assessment, assist the client back to bed and notify the primary healthcare provider and complete occurrence report. Which statement would the nurse comment on the occurrence report? इसमें लिखा है एक नर्स ने किसी पेशेंट की हेल्प के लिए आवाज़ सुनी और वो जाके उन्होंने देखा तो क्लाइंट कहाँ लेटा हुआ था, फ्लोर पे लेटा हुआ था। उसने उसकी मदद की वापस बेड पे लेटाने में, और उसके बाद उसने अकरेंस रिपोर्ट में क्या स्टेटमेंट लिखा या क्या स्टेटमेंट लिखना उसका सही होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें पहले ही क्या पूछा गया था, क्लाइंट फेल आउट ऑफ द बेड, द क्लाइंट क्लाइम्ड ओवर द साइड रेल्स, द क्लाइंट फाउंड लाइंग ऑन द फ्लोर, द क्लाइंट बिकेम रेस्टलेसनेस एंड ट्राइड टू गेट आउट ऑफ बेड। इन्हीं चारों ऑप्शन में से हमें एक अच्छा ऑप्शन हमें देना है। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा, इसमें कौन सी रिपोर्ट इस स्टेटमेंट के अनुसार सही रहेगी। तो इसकी जो सही रिपोर्ट होगी वो हमने क्या देखा, जब नर्स पहुंची तो उन्होंने देखा था कि क्लाइंट पहले से ही फ्लोर पे गिरा हुआ है। तो उसने अपनी रिपोर्ट में सही लिखना क्या होगा, द क्लाइंट वाज फाउंड ऑन द फ्लोर। ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो आंसर विल बी 3 विल बी करेक्ट आंसर। 3 नंबर जो आंसर है इसमें, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना पूछा गया है कि इस स्टेटमेंट के अनुसार कौन सा सेंटेंस सही होगा रिपोर्ट में लिखने के लिए। बाकी जो तीनों है सेंटेंस वो सही नहीं है। इसमें से एक सेंटेंस सही है, वो है द क्लाइंट वाज फाउंड लाइंग ऑन द फ्लोर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी के साथ आज के दिन के दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और ये आ गया दूसरा क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे। ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। बड़ा क्वेश्चन जरूर देखने में लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। इसमें लिखा है ए क्लाइंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट बाय द इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज आफ्टर बीइंग हिट बाय ए कार। The name of client is unknown and the client has sustained a severe head injury and multiple fracture and unconscious. An emergency craniotomy is required regarding informed consent for surgical procedure. Which is the best action? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक इमरजेंसी केस के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि एक पेशेंट को लाया गया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, किसके द्वारा, जो भी अपनी ईएमएस टीम है उसके द्वारा, और क्या हो गया, उसको किसी कार ने हिट कर दिया है। क्लाइंट के नेम का नहीं पता है और उसको मल्टीपल फ्रैक्चर है, हेड इंजरी है और क्लाइंट अनकॉन्शियस है। तो हमें उसके नाम वगैरह का कुछ पता नहीं है, और एक इमरजेंसी केस में इसको क्रेनियोटोमी करनी जरूरत है इसकी जान को देखते हुए। तो इसमें पूछा गया कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए क्या करेंगे। भाई इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ना तो हमें इसके नाम का पता है, ना ही हमें इसके परिवार का पता है, फैमिली का पता है, किसी चीज़ का हमें पता नहीं है, और इसकी सर्जरी क्या है बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, पहले ऑप्शन में लिखा है ऑब्टेन ए कोर्ट ऑर्डर फॉर द सर्जिकल। एक कोर्ट ऑर्डर लेंगे सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा, आस्क द ईएमएस टीम टू साइन द इन्फॉर्म कर। ईएमएस टीम को बोलेंगे भाई तुम साइन कर दो तो हम इसका ये क्रेनियोटोमी कर दे। तीसरा है ट्रांसपोर्ट द विक्टिम टू द ऑपरेटिंग रूम फॉर द सर्जरी। तीसरा है कि पेशेंट को सर्जरी के लिए ट्रांसपोर्ट कर देंगे और ओटी के लिए ट्रांसपोर्ट कर देंगे। या फिर कॉल द पुलिस आइडेंटिफाई द क्लाइंट एंड लोकेट द फैमिली। या फिर ऐसा बोलेंगे कि भाई इस पुलिस को बुलाओ और इसकी फैमिली को लोकेट करो, फिर इसकी क्रेनियोटोमी हम करेंगे। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा वो हमें देना है। तो बताइए जल्दी जल्दी आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। कंडीशन के हिसाब से जो पहला है, इसमें अगर ऐसा करेंगे तब तक मरीज की जान जा चुकी होगी, ईएमएस टीम नहीं साइन करेगी, कॉल द पुलिस एंड आइडेंटिफाई एंड लोकेट द फैमिली, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हमें क्या है इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट द विक्टिम
ऑपरेटिंग रूम फॉर द सर्जरी, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेशन रूम में शिफ्ट कर देंगे उसकी जान को देखते हुए, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में हम ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी सर्जरी हो जिससे किसी पेशेंट की जान बच सके तो हम ये काम कर सकते हैं। तो इसमें ट्रांसपोर्ट द विक्टिम टू द ऑपरेटिंग रूम फॉर द सर्जरी, इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर विल बी 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द नर्स हु वर्क ऑन द नाइट शिफ्ट एंटर्स द मेडिकेशन रूम एंड फाइंड द कोवर्कर विथ tourniquet wrapped around the upper arm and the co-worker is about to insert a needle attached to a syringe containing a clear liquid into the antecubital area, which is the most appropriate action by the nurse। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ड्रग जो भी कई बार देखा होगा किसी हॉस्पिटल में, आपने सुना होगा या कहीं भी सुना होगा, न्यूज वगैरह में, अखबार वगैरह में पढ़ा होगा कि कोई बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल हैं जो कि नशा करते हैं, किसी न किसी दवाई का, किसी न किसी इंजेक्शन का अपने आप लगा लेते हैं। ऐसी ये कंडीशन किसी हॉस्पिटल में हुई है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि नर्स ने जाके मेडिकेशन रूम में देखा कि एक उसका कोवर्कर है जिसने टूर्निकेट ऊपर अपर आर्म में बांध रखा है और एक सिरिंज को क्लियर लिक्विड फ्लूइड से भर रखा है और एंटीक्यूबिटल जो भी अपना रीजन है वहां पे लगाने ही वाला है, तब नर्स ने उसे देख लिया। तो नर्स का क्या एक्शन होगा? इसमें 4 ऑप्शन में से एक हमें करेक्ट आंसर देना है। पहला क्वेश्चन लिखा है कॉल द सिक्योरिटी, कॉल द पुलिस या कॉल द नर्सिंग सुपरवाइजर या लॉक द कोवर्कर इन मेडिकेशन, लॉक द कोवर्कर इन द मेडिकेशन रूम अंटिल द हेल्प ऑब्टेन। चारों में से एक करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए कि चारों में से एक करेक्ट आंसर कौन सा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में मजा आ रहा है। आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यही हम क्या करते हैं, कई बार सही से दिमाग नहीं लगा पाते हैं और इन क्वेश्चनों को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पे इसको गलत नहीं करना है। कॉल द सिक्योरिटी इसका सही आंसर नहीं होगा, कॉल द पुलिस इसका सही आंसर नहीं होगा, या लॉक द कोवर्कर इन द मेडिकेशन रूम अंटिल द हेल्प इज ऑब्टेन, ये भी गलत आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा कॉल द नर्सिंग सुपरवाइजर। हमें अपनी नर्सिंग जो भी इंचार्ज वगैरह है, सुपरवाइजर है, जो भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है या नर्सिंग अथॉरिटी के जो भी सुपरवाइज कर रहे हैं उनको इन्फॉर्म करना है, जो कि आगे जो फर्दर एक्शन है, जो फर्दर एक्शन है वो कौन लेंगे, जो भी अपने नर्सिंग के इंचार्ज वगैरह है या सुपरवाइजर है उनको इन्फॉर्म कर देना है, ताकि वो भी जो भी इस स्टाफ के खिलाफ जो भी एक्शन लेनी है वो इसके लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर 3 विल बी करेक्ट आंसर इसका होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसका जो अगला क्वेश्चन है इसका जो अगला क्वेश्चन है वो भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में आप आंसर दे सकते हैं, जल्दी दीजिए। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, नर्स रिसीव द क्लाइंट असाइनमेंट फॉर द डे, विच क्लाइंट वुड द नर्स असेस फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि एक क्लाइंट है, एक नर्स है जो कि क्लाइंट रिसीव कर रही है, तो वो कौन से पेशेंट को, मतलब आज किसी नर्स ने गई ड्यूटी पे और उसने सारा हैंड ओवर लिया, उसके पास अलग अलग कैटेगरी के पेशेंट हैं। इस ऑप्शन में जैसे 4 कैटेगरी उन्होंने दिखा रखी है, तो उसने बताया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से मरीज को सबसे पहले असेस करेगी नर्स। तो जल्दी बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। पहले ऑप्शन में लिखा था क्लाइंट who has nasogastric tube attached and intermittent suction। दूसरा लिखा था client who need receive the subcutaneous insulin before breakfast the client। तीसरा जो है जो लिखा था client who is 2 days post operative and the complaining in seasonal pain। और जो तीसरा लिखा है, चौथा जो लिखा है तो client who has blood glucose level 50 mg per dl and complain of blood vision। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आ रहा है। एक जो पहले ऑप्शन में पूछा गया है, एक क्लाइंट है जिसको एनजी ट्यूब लगी हुई है और इंटरमिटेंट संक्शन चल रहा है, उसको लेगी, या जो पेशेंट ऐसा है जिसको ब्रेकफास्ट से पहले इंसुलिन लगता है उसको देगी, या ऐसा क्लाइंट जिसको 2 दिन पहले कोई ऑपरेशन हुआ है और आज उसके जहाँ पे ऑपरेशन हुआ वहाँ पे पेन हो रहा है तो उसको प्रायोरिटी देगी, या फिर एक ऐसा मरीज है जिसका ग्लूकोज लेवल 50 mg पर डीएल पहुँच चुका है और बोल रहा है कि मेरे को धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। तो इसमें प्रायोरिटी जो एक्शन जाएगी नर्स की सबसे पहले जाएगी इसी मरीज को। तो आंसर 4 विल बी करेक्ट आंसर। चौथा जो आंसर है वो इसका सही आंसर होगा।
आशा करता हूं दोस्तों हमारा सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसी के साथ अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ताकि हमारे सब्सक्राइब करते रहिए, जैसे आने वाली जो भी अपनी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या आता है, नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु जस्ट रिटर्न फ्रॉम द रिकवरी रूम आफ्टर अंडरगोइंग एब्डोमिनल सर्जरी। द नर्स वुड मॉनिटर विच अर्ली साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सिर्फ शॉक का। शॉक का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला कि हाइपोवोलेमिक शॉक का पहला अर्ली साइन क्या होगा। क्वेश्चन में लिखा है कि एक पेशेंट है जो कि आप वापस आए रिकवरी रूम में एब्डोमिनल सर्जरी के बाद, तो जो उसका हाइपोवोलेमिक शॉक होगा उसका पहला साइन सिम्टम क्या होगा। तो पहले ही ऑप्शन में लिखा स्लीपनेस, इंक्रीज पल्स रेट, इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन या इंक्रीज ओरिएंटेशन टू सराउंडिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइपोवोलेमिक शॉक के अर्ली साइन का जिसको पता है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। आंसर सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि इंक्रीज प्लस रेट या इसको बोल दे टेकीकार्डिया, ये क्या होता है, अर्ली साइन होता है हाइपोवोलेमिक शॉक का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो भी एक धुआंधार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर अपना दीजिए। इसमें लिखा था नर्स इज असाइंड फॉर केयर फॉर क्लाइंट इन प्लानिंग क्लाइंट राउंड, विच क्लाइंट वुड द नर्स सी फर्स्ट। वो सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले पढ़ा था कि एक नर्स ने आज जाके हैंड ओवर लिया, उसके पास फिर से 4 क्लाइंट हैं और कौन सा ऐसा क्लाइंट है जिसको उसने प्रायोरिटी देनी है। कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, उसका सही आंसर गया था जिसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रखा था उसको प्रायोरिटी देंगे, लेकिन इसमें कुछ अलग है, ये क्वेश्चन अलग है लेकिन वही प्रायोरिटी बेस वाला क्वेश्चन है। आशा करता हूं आप इसको सही आंसर देंगे। तो इसमें पहला ही लिखा हुआ एक पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट प्रिपेयरिंग फॉर डिस्चार्ज विथ ए न्यू मेडिकेशन, कि एक ऐसा मरीज है जिसको ऑपरेशन हो चुका है और उसको डिस्चार्ज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं नई मेडिसिन के साथ। क्या ये सही आंसर होगा? क्या ये दूसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ ये सही आंसर होगा? ये क्लाइंट रिक्वायरिंग डेली ड्रेसिंग चेंजेस ऑफ ए रिसेंट सर्जिकल इंसिजन, कि एक मरीज है जिसका ऑपरेशन हो चुका है और उसकी डेली ड्रेसिंग होती है, उसको प्रायोरिटी देंगे। या तीसरा जो ऑप्शन लिखा है, ए क्लाइंट शेड्यूल फॉर ए चेस्ट एक्सरे आफ्टर इंसर्शन ऑफ ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, या कोई ऐसा मरीज है जिसको एनजी ट्यूब लगी हुई है तो उसका चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ये ज़्यादा जरूरी है। या फिर जो चौथे ऑप्शन में लिखा है, ए क्लाइंट विद अस्थमा हु इज रिक्वेस्टेड ए ब्रीथिंग ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस शिफ्ट, या फिर एक ऐसा मरीज है जो कि पिछली शिफ्ट से लगातार अस्थमा ब्रीथिंग की दिक्कत के लिए मतलब जिसको ब्रीथिंग में दिक्कत हो रही है, बार बार बोल रहा है कि भाई मेरे पिछली शिफ्ट से बोल रहा है, जब आप आए तब आपको भी बोल रहा है कि मेरे को सांस में दिक्कत है, मेरे को अस्थमा है तो मेरे को सांस में दिक्कत हो रही है, इसको प्रायोरिटी देंगे। तो प्यारे दोस्तों ध्यान से पढ़ो और सही आंसर इसका दीजिए। तो मेरे हिसाब से इसका सही जो आंसर जाएगा वो जाएगा 4 विल बी दी करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी इसलिए देनी पड़ रही है हमें। आंसर 3 अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम आंसर 3 के लिए जाते, लेकिन इसमें जो प्रायोरिटी इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि जो मरीज है वो प्रीवियस शिफ्ट से ही बोल रहा है कि मेरे को जो है सांस में दिक्कत हो रही है, मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी इस मरीज को हो रही है। तो इसको प्रायोरिटी जाएगी कि हमें सबसे पहले यही आंसर इसका चूज करना पड़ेगा, क्योंकि एयरवे को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। एयरवे की प्रायोरिटी हमेशा फर्स्ट रहती है, क्योंकि सांस है तो आस है। इसी के साथ जो आज के दिन का अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, और 4 ऑप्शन पढ़ के सही आंसर कौन सा है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। द नर्स एम्प्लॉयड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ये है ट्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिन्होंने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम किया होगा उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन से, यही भी प्रायोरिटी बेस का क्वेश्चन है कि किस मरीज को प्रायोरिटी हमें देनी है, किस मरीज को हम ट्राइज कोड के हिसाब से हम प्रायोरिटी देंगे ताकि उसका इलाज जल्दी से जल्दी हो सके और उसकी जान बचाई जा सके। तो पहले इस क्वेश्चन में क्या लिखा है ये हमें ध्यान से पढ़ना है।
इसमें लिखा था नर्स एम्प्लॉयड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट असाइंड टू ट्राइज क्लाइंट कमिंग टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इवनिंग शिफ्ट इन द नर्स वुड असाइन प्रायोरिटी टू विच क्लाइंट, कि एक मरीज है जो कि इमरजेंसी में आया, ट्राइज कोड के हिसाब से उन्हें कौन सी प्रायोरिटी के हिसाब से हमें सबसे पहले किस पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, ट्राइज कोड के हिसाब से यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसमें लिखा है पहला जो क्वेश्चन है उसमें पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है कि क्या इस मरीज को प्रायोरिटी देगी ए क्लाइंट कंप्लेनिंग ऑफ मसल्स एक एंड हेड एक एंड हिस्ट्री ऑफ सीजर, एक मरीज है जिसको दर्द हो रहा है, किसमें मसल्स एक है और सर दर्द है और इसको हिस्ट्री है किसकी, सीजर की, क्या इसको प्रायोरिटी देगी ट्राइज के हिसाब से। या फिर दूसरा ऑप्शन लिखा है कि ए क्लाइंट हु ट्विस्ट देयर एंकल वेन रोलर ब्लेडिंग एंड रिक्वेस्टिंग मेडिकेशन फॉर पेन, या फिर ऐसा है जिसका एंकल ट्विस्ट हो गया और पेन हो रहा है उसके लिए मेडिकेशन मार रहा है, इसको प्रायोरिटी देंगे हम सबसे पहले ट्राइज के हिसाब से। ट्राइज के पता होना चाहिए, ट्राइज के 3 कोड होते हैं, उनके 4 कोड होते हैं जिसमें ब्लैक होता है, रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है। ये प्रायोरिटी हिसाब से होता है, जो सबसे हायर प्रायोरिटी होती है वो रेड कलर की होती है और जो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी होती है वो ब्लैक कलर की होती है। तो इसमें क्या है, तीसरा जो ऑप्शन है वो जो लिखा है ए क्लाइंट विथ ए माइनर लेसरेशन ऑन द इंडेक्स फिंगर सस्टेन व्हाइल कटिंग द एग प्लांट, लेसरेशन हो रखा है किसी को इंडेक्स फिंगर पे, या उसको प्रायोरिटी देंगे। या चौथा ऑप्शन है ए क्लाइंट विथ चेस्ट पेन हु स्टेट द जस्ट एट पिज्जा एंड मेड विथ वेरी स्पाइसी सॉस, हमें सिर्फ इस चीज को फोकस करना है, आगे वाली चीज पे फोकस नहीं करना है कि उसने क्या खाया था, किस वजह से इसका पेन हो रहा है। एक क्लाइंट विथ चेस्ट पेन को हमेशा प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, चेस्ट पेन को क्या देंगे हम, हमेशा प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे हम। बाकी चीज़ों पे ध्यान न देके कि उसने स्पाइसी पिज़्ज़ा सॉस खाया था उस पर न ध्यान देके हमें सबसे पहले प्रायोरिटी क्या देनी है, चेस्ट पेन को प्रायोरिटी देनी है। तो इसका आंसर 4 विल बी करेक्ट आंसर, जो 4 नंबर का आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम सेशन के अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा और सही जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एबीजी के वैल्यू के आधारित क्वेश्चन है, एबीजी की वैल्यू पे आधारित क्वेश्चन है, पता होना चाहिए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें लिखा था नर्स रिव्यू द ब्लड गैस रिजल्ट ऑफ ए क्लाइंट विथ एटेलेक्ट्रिसिस, द नर्स एनालाइज द रिजल्ट एंड डिटरमाइन दैट द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विच रिजल्ट इंडिकेट द नर्स फाइंडिंग। बताइए जल्दी आंसर बताइए, ये क्या चीज होती है, पता होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर इसी एक क्वेश्चन पे, इसी एक शब्द पे आपका क्वेश्चन पूरा टिका हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है जो अपनी एल्विलाई होती हैं वो उनका श्रिंकेज होना, जिसको बोलते हैं एटेलेक्टेसिस। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू है उसके आधार पर बताना कि कौन सा आंसर अपना सही होगा। जल्दी बताइए कौन सा आंसर अपना सही होगा। इसमें लिखा पीएच इसकी 7.25 और PCO2 50 mmHg है, या फिर ये वाला ऑप्शन होगा, या फिर ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। इससे पहले हमें थोड़ा सा एबीजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एक एबीजी होती क्या है। एबीजी को बोलते हैं आर्टेरियल ब्लड गैस लेवल। इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं एलन टेस्ट। और इसमें कुछ वैल्यू हमें मोस्टली देखी जाती हैं, वो क्या होती है, एक होती है पीएच होती है, एक होती है SCO3 होती है, एक क्या होती है PCO2 होती है। जो पीएच की जो नॉर्मल रेंज है वो होती है 7.35 टू 7.45। SCO3 की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 22 से 27 होती है, और जो PCO2 होती है उसकी 35 से 45 होती है। अब हमें क्या पता करना है कि इसमें कैसे पता चलेगा कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। तो बताइए कैसे पता चलेगा हमें। हम इन मोस्टली तीन वैल्यू
पे ही पता करते हैं कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। तो देखिए अगली स्लाइड हम ले लेते हैं, उस पर देखते हैं। अगर pH 7.35 से 7.45 रहती है, अगर ये लेवल इससे नीचे की तरफ जाता है, डिक्रीज होता है, और या फिर ये लेवल इससे ऊपर की तरफ जाता है, इन दोनों पे हम इससे अगर कम की तरफ जाता है तो इसको बोलेंगे एसिडोसिस, अगर ये ज़्यादा की तरफ जाता है तो इसको बोलेंगे एल्कलोसिस। ये तो होगी pH की बातें। अब जो अगली बात है वो है कि हमें कैसा पता चलेगा कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अगर जो हमेशा PCO2 की हम वैल्यू देखते हैं, ये हमें क्या इंडिकेट करती है, हमेशा रेस्पिरेटरी जो भी डिसऑर्डर है वो इंडिकेट करती है। अगर SCO3 की बात करूं तो ये SCO3 जो करता है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को बताएगा। इसमें क्या होता है कि pH और SCO3 क्या होते हैं, दोनों दोस्त होते हैं। अगर pH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो SCO3 की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। और इनके अपोजिट कौन होता है, अपोजिट होता है PCO2। अगर pH की वैल्यू बढ़ेगी तो PCO2 की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जैसे मैं आपको एक आंसर देता हूं, इसमें लिखा है कि किसी मरीज की pH है 7.20 और उसका SCO3 है 24 कर देता हूं, और PCO2 जो है वो इसका 55 है। तो बताइए इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी, क्योंकि PCO2 की डिमांड बढ़ी हुई है तो इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी। अब हमें कहाँ चला जाना है, SCO3 पे। भाई SCO3 की वैल्यू तो नॉर्मल है, तो हम किसकी तरफ बढ़ जाएंगे, pH की तरफ। pH की वैल्यू देखेंगे, pH की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, तो क्या हो गया, कम हो गई, उसको क्या बोलेंगे हम हमेशा एसिडोसिस। इतना आपके समझ में आ गया। अब कई बार क्या इसमें मैकेनिज्म इसमें पूछ ली जाती है कि मोस्टली 3 मैकेनिज्म होती हैं, कंपनसेंट, दूसरी पार्शियल कंपनसेंट, तीसरी अनकंपनसेंट। जो कंपनसेंट होती है इसमें क्या होती है, pH, जो कंपनसेंट होती है उसमें क्या होती है, pH जो होती है वो होती है नॉर्मल। बाकी दोनों जो SCO3 और PCO2 है वो क्या होती हैं, अब नॉर्मल। कंपनसेट में एक चीज क्या होती है, नॉर्मल। जो पार्शियल होती है इसमें तीनों ही अब नॉर्मल होती हैं। अनकंपनसेट में क्या होती है, pH तो अब नॉर्मल होगी, pH तो अब नॉर्मल होगी, बाकी दोनों में से क्या होगा, दो में से एक क्या होगा, नॉर्मल होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अनकंपनसेट। इसी के साथ समय की सीमा देखते हुए हम बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आगे का क्वेश्चन है वह, एक क्लाइंट arrives at the clinic for the first prenatal as assessment. The client tells the nurse that the first day of the last normal menstrual period was 19 October 2023. Using Naegele's rule, which expected date of delivery would the nurse plan to document the client? बताइए, नेगले रूल के अनुसार इसकी EDD क्या होगी। लास्ट LMP हमें बताई क्या गई है, 19 अक्टूबर 2023। फॉर्मूला क्या बोलता है, प्लस 9th मंथ या प्लस माइनस 7 डेज। अब जोड़ दो, इसमें अक्टूबर से जोड़ना है तो जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हो गया इसका EDD का मंथ। ईयर होगा 2024,
डेट हमें निकालनी है तो 19 में 7 दिन जोड़ो, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 जुलाई 2024। इसका जो आंसर होगा, अपना राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड। बताओ कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? करेक्ट आंसर जो होगा इसका सेकंड होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के दिन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा है द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ सीवियर ब्रोकन रिब्स। द क्लाइंट मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस व्हाट टाइप ऑफ एसिड इम्बैलेंस। वही रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस है, इसमें रेस्पिरेटरी दिक्कत होगी क्योंकि सीवियर जो भी है अपनी रिब्स टूटी हुई हैं, वो फेफड़ों में जाके इंजरी करेंगे और उनमें क्या होगी, रेस्पिरेटरी दिक्कत होगी। जब रेस्पिरेटरी की दिक्कत होगी तो इसमें जो लिखा हुआ है किस रीजन से होगी, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस फ्रॉम टेकिंग एनाल्जेसिक कंटेनिंग बेस प्रोडक्ट। नहीं जी, ये नहीं होगा, गलत आंसर है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस फ्रॉम कैल्शियम लॉस ड्यू टू द ये भी गलत आंसर। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस फ्रॉम एंजाइटी और हाइपर वेंटिलेशन तो कहाँ होगा, इसमें वेंटिलेशन तो इनएडिक्वेट होगा। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फ्रॉम द इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर इसका जो होगा वो फर्स्ट होगा। आंसर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। इसी के साथ आज के सेशन की यहाँ पे हमें सीमाएं पूरी होती हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा और आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन की समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारा सेशन। और कल हम जुड़ेंगे सेम टाइम पे अगले सेशन क्लास नंबर 4 के साथ, जो भी होगी एनक्लेव सीरीज की, उसके साथ हम जुड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।